गाइस वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदेश। तो आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कूलम्ब लॉ क्या होता था, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे पहले हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा क्या था वो आप जान लीजिए कि जो एफ होता था इसका फॉर्मूला मैंने क्या होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले जो कूलम्ब लॉ का, जो पहले वीडियो हम लोगों ने कूलम्ब लॉ का एक फार्मूला पढ़ा था ये, ठीक है ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। चलिए हम समझते हैं। ये हमको पता होगा, हमने दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस माने थे। हमने एक पे Q1 चार्ज होता था, एक पे Q2 चार्ज होता था, ठीक है ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, स्मॉल r होती थी, ठीक है ठीक है। तो Q1 और Q2 जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, जो बता चुका मैं भी, क्या बताया था मैंने कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे कि जो F, देखिए यहाँ पर अब इसकी वजह से पहले मैं इस पे निकालता हूँ, किस पे, देखिए ये क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज में लेट किए, लेट Q1 Q2 भी टू पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r है। तो क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्ज हैं, तो क्या एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जब मैं इस पे Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स निकालूंगा, रिपेलिंग फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये F21 हो जाएगा। मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है। ऐसे यहाँ पर जो इस पे Q1 पे निकालूंगा मैं Q2 की वजह से, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, क्योंकि रिपेल करेगा इसको, क्या रिपेल करेगा, क्या हो जाएगा ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर F12 हो जाएगा, ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर तो फोर्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि F21 क्या है। F21 क्या आप जानते हो क्या, कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर में देखिए आप, वेक्टर में क्या है, वेक्टर में दोनों चीज़ें होती है। क्या, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, एक डायरेक्शन भी होती है। क्या वेक्टर क्वांटिटी मेरी होती क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो है। तो मैग्नीट्यूड मेरा ये हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर, देखिए यहाँ पे जब फोर्स मेरा 21 है यानी कि Q1 से Q2 है, तो यहाँ पर जो ये मेरा यूनिट वेक्टर रहेगा R12, क्या हो जाएगा R12 रहेगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ डिस्टेंस r, इसके बीच डिस्टेंस ये R12 रहेगा, और इधर से आने में कौन सा हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब R12 क्या है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R12 कैप, ठीक है, F21 वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ लिखेंगे वेयर जो R12 कैप है, देखो कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम, कहाँ से, देखो Q1 से Q2 की तरफ, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी क्या, कि F यानी कि 21 का मतलब क्या है, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R12 कैप आ जाएगा। कैप क्या है, R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है ठीक है। अब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं F12 क्या हो जाएगा, F12 का मतलब क्या है, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 कैप। क्या देखो यहाँ पे इससे लगा नहीं लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यानी कि R21 कैप लेंगे हम लोग। अब कौन सी डायरेक्शन लेंगे, R21 कैप। इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि वेयर R21 कैप क्या है मेरा, द यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, इतनी बात समझ क्या कि Q1 पर जो फोर्स लगता है Q2 की वजह से वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इंटू में क्या हो जाएगा r21 कैप। ठीक है, वेयर r21 कैप क्या है मेरा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 Q1। ठीक है, Q2 टू Q1। अब देखिए जरा, अब सीधी सी बात है, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें केवल मैग्नीट्यूड निकलता था। जो कूलाम लॉ पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें केवल मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिला था, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। क्या किसी भी जो क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड हो भी किसके विद डायरेक्शन के हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगी F21 डायरेक्शन क्या होगी R12 डायरेक्शन, सॉरी ये R12 डायरेक्शन क्या कि Q1 से Q2 डायरेक्शन, ये रहेगी इसकी डायरेक्शन। समझ नहीं आया क्या कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, है ना। जो यूनिट वेक्टर हमेशा जो किसी भी चीज़ का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या शो करता है डायरेक्शन। क्या शो करता है डायरेक्शन शो करता है। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो देखो मैग्नीट्यूड दोनों में वही रहेगा, इसकी वजह जो इस पे फोर्स लगेगा या फिर इसकी वजह जो इस पे फोर्स लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जो है मतलब F21 की डायरेक्शन है वो R12 है और F12 की डायरेक्शन क्या है R21 है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि जो कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है मेरा, ठीक है ना, कि इस पे कितना फोर्स लगता है, इस पे कितना फोर्स लगता है। इससे एक चीज़ तुमको पता चल गई, क्या पता चल गई कि जो R, क्योंकि हमको पता है कि R12 कैप जो हो क्या निगेटिव ऑफ R21 कैप है, क्योंकि R12 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे R21 क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, जब इसमें मैं इसकी जगह मैं क्या रखूँगा R21 की जगह पे मैं क्या रखूँगा माइनस का R12 रखूँगा, तो मेरा यही मिल जाए ना जगह, बस वो कैसा माइनस का मिलेगा। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, जो F21 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का F12 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंस R12 इक्वल टू माइनस का R21 कैप, देयरफॉर F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर इक्वल टू F माइनस का F12 वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई क्या, कि जो फोर्स होता है इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे एक न्यूटन ने भी, न्यूटन का थर्ड लॉ भी था, क्या था कि जो यहाँ पर देखिए यानी कि एक्शन जो रिएक्शन का होता है ना, यानी कि दोनों जो बॉडीज होती थी वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती थी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस वहीं पर यहाँ पर भी तो है वही चीज़, क्या कि देखिए जो Q1 है वो Q2 पर इतना फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट क्या डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का मतलब पालन करती है, ओबे करती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, चलते हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो होगा कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म मेरा निकल आया, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। और अब आगे की तरफ हम लोग आगे, यहाँ एक चीज़ मैंने और कहा था पढ़ाने के लिए, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के बारे में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए मैं उसको चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन करके आपको बता दूंगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कब यूज होता था, जब दो चार्जेस मेरे किसी मीडियम में रखे होते थे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, यानी हमने ये पढ़ा था जब Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ठीक है, ये एक डिस्टेंस r के द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो उस जो फोर्स होता है जब ये किस में रखे हों, फॉर फ्री स्पेस, जब ये फ्री स्पेस में रखे होंगे तो F वैक्यूम इक्वल फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। मैंने बताया था फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वेयर ε0 इक्वल क्या होता था मेरा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता था मेरा, फ्री स्पेस की यानी कि वैक्यूम की क्या परमिटिविटी होती थी मेरी, ये
इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे जब ये दोनों चार्जेस किसी किसी मीडियम में रखे हों तो मेरा फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एफ मीडियम इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ क्या आ जाएगा, अब एप्सिलॉन आएगा। जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ जो एप्सिलॉन ओनली है ये मेरा क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या मेरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला मेरा ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको क्या डालते हैं हम लोग, सेकंड डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब हम लोग एफ यानी कि वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ, मेरा क्या निकल आएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन बचा। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मेरा क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। किसके इक्वल आ गया मेरा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये मेरा फार्मूला निकल आया। क्या निकल आया कि जो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम जो किसके इक्वल निकला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकल आया। ठीक है, और ये जो रेशियो होता था वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसे अभी मैं बताता हूँ, इसको एक बार समझा देता हूँ फिर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। क्या कि Q1 Q2 जो चार्जेस रखे थे जब फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में रखे हुए थे, ठीक है, तब मेरा जो फार्मूला होता था फोर्स का था क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये दो चार्जेस मेरे किसी मीडियम में रखे हुए थे तब मेरा फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिफरेंस कहाँ, केवल यहाँ एप्सिलॉन नॉट में है और यहाँ पर एप्सिलॉन है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती थी, और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसमें ये दो चार्जेस मेरे रखे गए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, अपॉन में कर दिया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम किया, तो क्या फॉर्मूला निकाला है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ वैक्यूम किसके इक्वल आता है, देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैंने ऊपर लिखा। एफ मीडियम किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई कट गए, Q1 Q2 कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ऊपर क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा है, नीचे क्या बचा, 1/एप्सिलॉन बचा। ये क्या है, 2 3 के पास आता है और 1 4 के पास आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने किया तो एफ वैक्यूम इक्वल क्या निकल, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम जो है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकल आया, जो कि किसके इक्वल, एक कांस्टेंट के इक्वल होता था। उस कांस्टेंट हम लोग कहते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए आगे, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या, चलिए देखते हैं हम लोग, हमारा क्या निकल के आया कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल क्या निकल गया मेरा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या एप्सिलॉन क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती थी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती थी। ये किसके इक्वल, एक कांस्टेंट इक्वल होगी जिसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए फार्मूला मुझे पता चल गया। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम लोग और करके एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या, देखिए एप्सिलॉन जो होती थी, एप्सिलॉन हम लोग कहते हैं ओनली परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जबकि एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्यों, क्योंकि इसका जो हम लोग ने रिलेटिव किसके रिलेटिव में, जो परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस के रिलेटिव में जब मैंने मीडियम की रिलेटिविटी निकाली तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों के डेफिनेशंस या फिर क्या आ जाए, या तो आ जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आ जाए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में आ जाए, तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए फार्मूले से डेफिनेशन बनाने सीख जाएंगे आप लोग। क्या कि देखिए जो किसके इक्वल है, ये परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और सिंपल सी डेफिनेशन मेरी क्या बन गई, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक, इधर मैं लिख देता हूँ क्या कि जो के है मेरा क्या है, वो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो मेरा एप्सिलॉन आर जो क्या कहेंगे इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, इतनी बात समझ आएगी आगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बारे में, थोड़ा ये फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो एफ वैक्यूम है ना, एफ वैक्यूम जो है वो और अपॉन में जो एफ मीडियम है वो किसके इक्वल निकला है, मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल निकला है। भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो जब इससे मैं एफ मीडियम निकालूंगा, इससे मैं एफ मीडियम निकालूंगा तो एफ मीडियम मेरा यहाँ जाएगा और के कहाँ, इधर अपॉन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन में के हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। इतनी बात समझ। जब मैंने एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का मुझे रेशियो पता है के होता है, तो इससे मैं एफ मीडियम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, इससे क्या समझ में आ गया भाई, क्या समझ में आ गया कि जो मीडियम में जो फोर्स लगता है, क्या मीडियम में जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स में मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं उतने के इक्वल होता है। कब, जब मीडियम में मेरे दो चार्जेस रखे जो फोर्स लगता है। ठीक है, ठीक है। इस रिलेशन ध्यान रखना, क्या जैसे सीधा पूछ दे किसी मीडियम का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा है, और वैक्यूम में आपको मतलब दिया जाएगा, वैक्यूम में कोई इतना फोर्स लगाता वैक्यूम, तो मीडियम पूछेगा तो क्या कर देना, एफ वैक्यूम अपॉन के कर देंगे हम लोग, तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ मीडियम मेरा निकल आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इतने यहाँ देखिए, यहाँ मीडियम जगह मैं वाटर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, एफ ऑफ वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। वाटर के लिए के की जो वैल्यू होती है, वैक्यूम के लिए के इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वाटर के लिए के इक्वल क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, के इक्वल 80 होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एफ जो वाटर होगा, एफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एफ वाटर क्या मीडियम है, तो एफ मीडियम को मैंने पढ़ा था एफ वैक्यूम अपॉन के, तब पे क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के, और क्योंकि वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन 80। ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई दो चार्जेस वाटर में रखे होंगे तो उस टाइम जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/80 पार्ट होगा। क्या होगा, 1/80 पार्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, मैं इतना सिंपली वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या जानेंगे कि जो मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम में मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर देते हैं उतने के इक्वल लगता है। ठीक है, इधर हम क्या कह सकते हैं, जो वाटर में लगने वाला फोर्स होगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/80 पार्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलते हम लोग। तो आज की वीडियो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, और कुछ छूटा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम ला,
क्या पढ़ लिया हम लोग? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ लिया। वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विद द एक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला इधर मैंने लगा दिया कि डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन क्या होगी? R21 हो जाएगी, और F21 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R12 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन को कैप लगा के मैंने उधर साइड शो कर दिया था। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो F वैक्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता था। और F मीडियम में क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर जो एप्सिलॉन नॉट होता था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था। इधर जो एप्सिलॉन होता था वो जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता था। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो कट के मेरे कितना आया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट इक्वल होता था के। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और करके हम लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परमिटिविटी हम लोग निकाल रहे हैं वो इसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं। किसके रिलेटिव में? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रिलेटिव में हम लोग जब निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन आर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना जो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम होता था वो के इक्वल होता था। के क्या होता था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था मेरा मीडियम का है। तो इससे जब मैं F मीडियम निकालूंगा तो F मीडियम को उधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, के को यहाँ अपॉन में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? F मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा? F वैक्यूम अपॉन के। वही मैंने फार्मूला यहाँ पर बता दिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आपको दे देगा, कुछ भी आपको यहाँ से दे सकता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको कि वाटर में जो वाटर के लिए के इक्वल क्या होता है? 80 होता है, और वैक्यूम के लिए क्या होता है? के इक्वल 1 होता है। ठीक है, ठीक है। तो F जब मीडियम में रखेंगे, F मीडियम को मैंने क्या पढ़ाया था? F वैक्यूम अपॉन के पढ़ाया था। क्योंकि वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F वैक्यूम अपॉन 80 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। हाँ, एक चीज़ इधर से जान लीजिए कि जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या पढ़ा था? हम लोग के पढ़ा था। तो एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती थी वो किसके इक्वल होती थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। कौन? किसी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मीडियम की परमिटिविटी इक्वल क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। क्या? वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया हम लोगों ने, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लिया, परमिटिविटी पढ़ ली हम लोग मीडियम की, और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ ली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि अब जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।